दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा। कहा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है एनसीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से गौरैया को बचाने की अपील। मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण के संरक्षण पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू। महाराष्ट्र में आज हो सकती है महायुति की अहम बैठक। रांची में इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक जारी।
और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी, पक्ष विपक्ष के बड़े नेता शामिल। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। और सबसे पहले बात मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। देश में बढ़ती एनसीसी कैडेट्स की संख्या पर अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आह्वान किया। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए बिना राजनीतिक परिवेश वाले युवाओं से देश की राजनीति से जुड़ने की बात कही। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे, जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गौरैया पक्षी के संरक्षण की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे छोटे छोटे प्रयासों की सराहना की, जिससे ये एक बड़ा अभियान बनता जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का अहम आंकड़ा पार कर लिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुए इस अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक तरफ जहां यह अभियान देश में लोकप्रिय हो रहा है, वहीं अब ये दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गयाना दौरे पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली सपरिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है, उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय
दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। कल से सत्र शुरू होगा। परसों लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि संविधान का जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीज़ें प्रकाशित होने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का किताब जो है वो मामूली एक किताब नहीं है। उस किताब के अंदर में जो चित्र है, जो वर्णन किया गया है और जो मूल भाव है उसको जनता तक ले जाने का प्रयास हम सबको करना है। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब फैसला हुई कि इस देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तो तब से लगातार संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस साल 75 वर्ष के शुभ अवसर पर धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली से लेकर के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश भर में इसको बड़ी जोरदार से मनाएंगे। और क्योंकि ये 75 वर्ष है संविधान दिवस का, तो देश भर में साल भर मनाएंगे। ये एक दिन का इवेंट नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोच और उनके टीम ने जो संविधान इस देश को दिया है उसको जनता तक ले जाने के लिए हम लोग दूर दराज गांव-गांव तक देश के कोने कोने हर एक जगह ले जाऊंगा, हर एक परिवार के पास संविधान को ले जाऊंगा ताकि सबको संविधान का मूल भाव समझ में अच्छी तरह से आए। एक नागरिक होने के नाते हम लोग फख्र करते हैं हमारा इतना अच्छा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दिया है। तो आज के जो ऑल पार्टी मीटिंग का आउटकम मैं मानता हूँ बहुत सार्थक रही, बहुत पॉजिटिव है। सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, यहाँ तक भी छोटे छोटे पार्टी जिसका एक एक एमपी है और जो निर्दलीय भी हैं, उनको भी सबको बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छी तरह से आज मीटिंग हुई है। मैं हमारे पूरे टीम की ओर से, संसदीय कार्य मंत्रालय का टीम की ओर से सभी पार्टी के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेगा उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं और मेरा ओर से अनुरोध भी करता हूं। Discussion is open to all, but which are to be discussed. The issues has to be taken up before the Business Advisory Committee, and with the consent of the Honorable Chairman and Honorable Speaker, matters will be taken up. मैं specific इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इशू इतने ज़्यादा हैं। All the issues are important. कोई इशू छोटा नहीं होता है
हर एक विषय महत्वपूर्ण होता है और सदस्यों ने कई इश्यूज हमने रखे हैं। अगर 10-15 इशू होते तो मैं आपको गिन के बताते। इश्यूज बहुत सामने में रखे हैं और जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर बीच में जो समय मिलेगा महत्वपूर्ण इश्यूज पे सरकार और विपक्ष सब तालमेल करके हम लोग आगे चलाएंगे। इसलिए मैं एक एक विषय को, एक एक इशू को अलग से नहीं लेना चाहता। जेपीसी के बारे में मैं इतना जानकारी दूंगा कि लोकसभा में ये सदन का फैसला था कि शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले रिपोर्ट को टेबल करना है। अगर किसी कारण से कुछ दिन डिले होता है तो फिर सदन में परमिशन लेकर के उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। अभी इसका विषय का चर्चा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो बिल हमने लिस्ट एक टेंटेटिवली रखे हैं और बाकी जो हमारे ऑल पार्टी के लीडर्स ने रखे हैं उस पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करके हम अच्छा से शीतकालीन सत्र चलाएंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। अभी प्रपोज टेंटेटिवली 17 है, लेकिन मैं इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। कैबिनेट में बिल ले करके पास होंगे तो फिर एडिशनल बिल लाया जा सकता है। कोई महत्वपूर्ण अर्जेंट बिल्स होता है उसका भी सदन में लाने का प्रक्रिया है। मैं एक इशू पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इश्यूज बहुत है। अगर मैं एक बिल या एक इशू पे चर्चा करूंगा तो पूरा उसी पे केंद्रित रहेगा। हर एक मुद्दा, हर एक बिल सरकार के लिए, देश के लिए, विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल क्रांति के दौर में बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से प्रवासी भारतीयों के द्वारा दुनिया भर में किए गए प्रयासों को सामने लाने के लिए कहानियां साझा करने को कहा है। डिजिटल युग में बुजुर्गों के प्रति युवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक के बारे में जानकारी देने और उनकी मदद करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक की जानकारी देने के अलावा उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मन की बात की पिछली कड़ी में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के खतरे का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कुछ युवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के युवा बुजुर्गों की मदद कर उन्हें डिजिटल युग में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। देश भर के कई पुस्तकालयों में बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। पुस्तकालयों को रचनात्मक और सीखने का केंद्र बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किशोरों और युवाओं से किताबों से दोस्ती बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के सामर्थ्य से जुड़ी कहानियों को नमो ऐप पर या माईगव और #इंडियन डायस्पोरा स्टोरी के साथ शेयर करने की अपील की। पीएम मोदी ने ओमान में चल रहे एक असाधारण प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं। ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है।
पीएम मोदी ने इस कड़ी में स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास का जिक्र किया। उपनिषदों का अनुवाद स्लोवाक भाषा में किया गया है। ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि अदालत की ओर से नियुक्त टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी, तभी ये बवाल किया गया। कैमरों की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। और संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वे के दौरान नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और आगजनी की। फिलहाल कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, हर जगह शांति और व्यवस्था कायम है और सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से, और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया। संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ जामा मस्जिद का सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है। अब एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा। और संभल जिला कोर्ट द्वारा जामा मस्जिद सर्वे को दिए आदेश पर हुए उपद्रव के मद्देनजर मुरादाबाद डीआईजी रेंज मुनिराज मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और स्थितियों को नियंत्रण में बताया। अभी जगह पेट्रोलिंग करवा रही है, रेडियो डोमिनेशन करवा रहा है, बाकी जगह सब चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ। हम तो अभी पूरी नियंत्रण करके आया हूँ। अभी बहुत सारे इसको ड्यूटी अप्लाई करवा रहे हैं, और बाकी हम बाकी चीज़ें वेरीफिकेशन बाद में बताएंगे। अब वर्तमान में सब शांति नाम है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल की घटना पर कहा कि कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। माननीय न्यायालय के आदेश पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल की घटना पर कहा है कि देश के लोकतंत्र पर यह हमला है और इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में
ये जिहादी आंदोलन, कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई, कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आइए एक नजर डालते हैं संभल की शाही जामा मस्जिद के इतिहास पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद अब विवादों में घिर गई है, क्योंकि इस पर एक याचिका डाली गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी। बाबर ने 1529 में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया। तो मथुरा के बाद संभल की यह मस्जिद विवादों में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी। बाबर ने 1529 में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया। पुराने नक्शे के आधार पर यह दावा किया गया है। मुस्लिम बहुल शहर के केंद्र में एक ऊंचे टीले पर बनी है ये शाही जामा मस्जिद। मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने अधिकतर हिंदू लोग रहते हैं, जबकि पिछली दीवार के चारों तरफ मुस्लिम आबादी रहती है। 19 नवंबर 2004 को अदालत में मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमे के बाद धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताबों और एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और ASI की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट इसमें शामिल है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। संभल की सिविल कोर्ट में एक हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर से अपनी रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी और 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया। विवाद के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और मस्जिद का सर्वेक्षण करवाया। मामले पर अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। करीब 2 घंटे चले सर्वे के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ कई मुस्लिम नेता भी मस्जिद पहुंचे। मस्जिद समिति का कहना है कि उन्हें मुकदमा दायर होने की कोई जानकारी नहीं मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। और खबर महाराष्ट्र से, जहां महायुति की प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल के नेता आज अपने नेता का चयन करेंगे और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और अन्य दलों के साथ कुल 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली भारी कामयाबी के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हो रही है। बैठक में हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से INDIA गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है। अगर यह फॉर्मूला बनता है तो सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस को अधिकतम 4 मंत्री का पद मिल सकता है। इससे पहले रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य कांग्रेस के बड़े नेता समेत सभी विधायक मौजूद रहे। की जनता उसके लिए बधाई के पात्र है, हमारे कार्यकर्ता बधाई के पात्र है और जो हमारा अलायंस था हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हुआ ये उसकी जीत है। जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया, जो योजनाएं हम लोगों ने ली, लोगों ने उसको सराहा।
और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, एमडीएम के सांसद वाइको समेत तमाम पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद हैं। संसद का शीतकालीन सत्र कल 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ओडिशा विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए ओडिशा पर्व का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक किया जा रहा है। इस पर्व और इस वर्ष ओडिशा की समृद्ध विरासत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को दर्शाते हुए राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया है। आज ओडिशा पर्व का समापन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिन के दौरे के लिए कल रवाना हुए। फरवरी 2025 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने और निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 देशों का दौरा कर रहे हैं। विदेश यात्रा के दौरान 3 दिन ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम और 2 दिन जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट शहर का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वो औद्योगिक सहयोग के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश औद्योगिक रूप से सक्षम होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हम लगातार निवेश के अलग अलग प्रकार के घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए, खासकर आईटी, इंडस्ट्री, सभी प्रकार के सेक्टर में हम हर बौद्धिक क्षमता वाला भी, तकनीकी रूप से दक्ष भी और सामान्य युवा भी, जो महिला, किसान, युवा, सबको काम मिले। हमारी जब ग्लोबली इन्वेस्टर समिट फरवरी में हो रही है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित करें। इसीलिए मैंने दौरा बनाया है। 24 तारीख से लगा करके 1 तारीख तक मैं जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पे जा रहा हूँ। वहाँ के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। और गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य जारी है। और अब बात इफ्फी 2024 की। फिल्म निर्माण के लिए आज भारत सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। फिल्म बाजार के 18वें संस्करण में विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो देश दुनिया से फिल्मकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या फिर परमिशंस की बात हो या फिर ब्यूटीफुल लोकेल्स की बात हो, हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक खूबी है, नैसर्गिक सुंदरता है, जिसके लिए आज विश्व भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत। फिल्मों को लेकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष हमने जून से लगभग 47 फिल्मों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए बांट चुके हैं और अभी आगे प्रक्रिया चल रही है इसके लिए, फिल्म निर्माताओं को देने के लिए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी आमंत्रित करना चाहते हैं, ताकि वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की सुविधाओं के अकॉर्डिंग लाभ लें। और मध्य प्रदेश का जो डिफरेंट हमारी लोकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास विविध लोकेशन, चाहे हेरिटेज के बारे में बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे आप स्मॉल टाउन की लोकेशंस की बात करें, सब मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं। तो मध्य प्रदेश की सुविधाओं की वजह से हम सारे निर्माताओं को आकर्षित करते हैं और उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित करते हैं। फिल्म बाजार का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हुए हैं फिल्म मेकर, जिससे कि हम अपनी फैसिलिटी उन तक पहुँचा पाए और उनसे भी इंटरेक्शन ले पाए।
बात हो कहानियों की या फिर टेक्नोलॉजी की, आज भारत बन चुका है वन स्टॉप डेस्टिनेशन उन तमाम फिल्मकारों के लिए जो अपनी फिल्म को शूट करना चाहते हैं इंडिया में। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।